आज जो क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर बताया गया है वो कुछ इस तरह से है। अ कंपनी ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each पेएबल एज ₹2 per share on application, ₹2 per share on allotment, ₹2 per share on first call and ₹4 per share on second and final call. Applications for 1,44,000 shares were received and allotment was made as follows. Applicant of 60,000 shares full allotment. Applicants of 80,000 shares 50%. Applicants of 4,000 shares nil. All the money receivable on shares was duly received. One shareholder holding 3,000 shares did not pay allotment money when it was called up, which he paid later along with first call money. Past journal entries in the books of company. देखिए, आज के क्वेश्चन में कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करने जा रही है और एक एक शेयर 10 रुपीज़ का है और ये 10 रुपीज़ का जो इशू प्राइस है उसको कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवाया है। एप्लीकेशन के साथ ₹2 पर शेयर, अलॉटमेंट के साथ ₹2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे ₹2 पर शेयर और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर ₹4 पर शेयर। इस तरह से देखिए 4 इंस्टॉलमेंट में 10 रुपीज़ हो जाते हैं। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 4। 2 + 2 + 2 + 4, 10 रुपीज़ 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइडेड है। और कंपनी के पास एप्लीकेशंस 1,44,000 शेयर्स के लिए आया, मतलब इशू 44,000 शेयर्स से ओवर सब्सक्राइब हो गया। कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती थी, एप्लीकेशन है 1,44,000 शेयर्स के लिए। तो जैसा कि इसके पूर्व के लेक्चर में बताया गया है, कंपनी ने इस क्वेश्चन में भी मिक्स्ड अलॉटमेंट किया है। मतलब कुछ लोगों को तो कंपनी ने जितने मांगे उतने शेयर दे दिए। जो 1,44,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे कंपनी के पास, कुल मिला के 1,44,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आए थे, तो वो सारे एप्लीकेंट्स को कंपनी ने 3 कैटेगरीज में, 3 ग्रुप में डिवाइड किया। उसमें से कुछ एप्लीकेंट्स को कैटेगरी ए में रखा। अब कैटेगरी ए में जिन एप्लीकेंट्स को रखा, ये टोटल 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं और इनको कंपनी ने फुल अलॉटमेंट कर दिया। इन्होंने 60,000 शेयर्स की मांग की थी, इनको 60,000 शेयर्स दे दिए गए। उसके बाद शेष एप्लीकेंट्स में से 80,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कंपनी ने कैटेगरी बी में रखा और इनको प्रोराटा अलॉटमेंट किया और इनको केवल जितने शेयर्स के इन्होंने डिमांड की थी उसके 50% शेयर्स अलॉट किए थे। मतलब जितने मांगे उतने नहीं दिए, प्रोराटा अलॉटमेंट। और बचे हुए 4,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट थे उन्हें एक भी शेयर नहीं दिया, आउटराइटली रिजेक्शन। अब इसके बाद में देखिए आगे लिखा है कि ऑल मनी रिसीवेबल ऑन शेयर्स वाज ड्यूली रिसीव्ड। कंपनी ने जितने भी इंस्टॉलमेंट मंगवाए शेयर्स पे, वो सारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कंपनी को प्राप्त हुआ है। पर एक शेयर होल्डर, आगे लिखा है 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी व्हेन इट वाज कॉल्ड अप। ठीक है, व्हेन इट वाज कॉल्ड अप विच ही पेड लेटर अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल मनी। इसका मतलब ये है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 3,000 शेयर्स है, उसने जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगवाया तब अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, परंतु बाद में फर्स्ट कॉल मनी पे करते समय उसने साथ में अलॉटमेंट मनी भी पे कर दिया। और इस तरह कंपनी को सारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो मिल गया। बस यही हुआ कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 3,000 शेयर्स थे, उसने कंपनी ने जब अलॉटमेंट मनी मंगवाया था और सारे शेयर होल्डर ने जब अलॉटमेंट मनी पे किया था, तब उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया अपने 3,000 शेयर्स का, परंतु बाद में फर्स्ट कॉल मनी पे करते समय उसने अपने 3,000 शेयर्स का जो अलॉटमेंट मनी बकाया था, एरियस में था, वो फर्स्ट कॉल मनी के साथ में पे कर दिया। और आगे अब इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है।
देखिए यहाँ पे भी जो अलॉटमेंट हुआ है वो मिक्स अलॉटमेंट हुआ है, और जब भी मिक्स अलॉटमेंट होता है तो हमें वर्किंग नोट में एक टेबल तैयार करना होता है ताकि ये पता चले कि भाई जिन लोगों को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, कुछ लोगों को प्रोराटा अलॉटमेंट भी हुआ है, तो उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, वो उसमें से अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है, क्या कुछ आगे फर्स्ट और सेकंड कॉल में भी एडजस्ट होने की उम्मीद है। जो शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर होल्डर तो नहीं कहेंगे, ऐसे एप्लीकेंट्स जिनके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए, उनका एप्लीकेशन मनी लौटाना कितना है, और एप्लीकेशन मनी तो 1,44,000 शेयर्स का आया, लेकिन इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, ये सारे कैलकुलेशन शो करने के लिए एक टेबल बनाया जाता है। इसके पूर्व के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, वो टेबल मैं यहाँ आज फिर से बोर्ड पे बना रहा हूँ, ठीक है, उसे ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट कॉलम में कैटेगरी, सेकंड कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, थर्ड कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड होना चाहिए, यहाँ क्षमा कीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, देन नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, देन अमाउंट रिफंडेड, एंड अमाउंट एडजस्टेड, मतलब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है प्रोराटा कैटेगरी का, वो कितना कहाँ एडजस्ट होगा, अमाउंट एडजस्ट, और इसके दो कॉलम, इसमें से जितना अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट हो सकता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वो यहाँ लिखेंगे, और जो आगे के कॉल्स में एडजस्ट होना है वो यहाँ कॉल्स इन एडवांस के कॉलम में लिखा है, कॉल्स इन एडवांस। अब देखिए, मैंने जैसा उस दिन आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया है कैटेगरी वाइज कि कितने शेयर एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट किया, किसको प्रोराटा अलॉटमेंट किया, कितने के शेयर्स टोटली रिजेक्ट कर दिए, वो सब पहले हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कैटेगरी ए जो है, ये कैटेगरी ए में ऐसे एक शेयर एप्लीकेंट को रखा गया है जिनको कंपनी ने फुल अलॉटमेंट किया, जितने शेयर मांगे उतने दे दिए, और उस कैटेगरी ए में टोटल 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को रखा गया है, तो इनका नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है 60,000, और इनको कंपनी ने फुल अलॉटमेंट किया। इसका मतलब इन्होंने अगर 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो इनको कंपनी ने अलॉट भी कर दिया 60,000 शेयर्स, ठीक। अब इनको जितने शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया था उतने अलॉट कर दिए गए, तो इन्होंने एप्लीकेशन मनी भी 60,000 शेयर्स का भेजा था, इनको कंपनी ने 60,000 शेयर्स दे भी दिए, तो इनका कोई एप्लीकेशन मनी ना वापस लौटाना है, ना कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी हुआ है इनका जिनको आगे अलॉटमेंट या पॉलिसी इन एडवांस में एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं। तो ये शेयर सारे कॉलम जो है ब्लैंक रहेंगे। अभी जो कैटेगरी बी है, इस कैटेगरी बी में कंपनी ने 80,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा है, और इनको कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है, इनको ऑलरेडी जितने शेयर्स मांगे थे उसके 50,000 दिए। अब इनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 80,000,
और इनको केवल 50% जितने मांगे थे, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसके 50% दिए। मतलब उन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसका 50% यानी ओनली 40,000 शेयर्स उनको अलॉट किए गए। अब इन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी भी 80,000 शेयर्स का दिया था, लेकिन उनको कंपनी ने अलॉट किया ओनली 40,000 शेयर्स, तो उनके 40,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गए और वो 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया कंपनी के पास, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो उन्होंने 80,000 शेयर्स का भेजा था, कंपनी ने दिए केवल 40,000 शेयर्स, तो 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस हो गया। ये वो जो 40,000 शेयर्स है, ठीक है, जो कंपनी ने उनके रिजेक्ट कर दिया। अप्लाई 80,000 शेयर्स के लिए किया था उन्होंने, कंपनी ने अलॉट किए 50%, मतलब ओनली 40,000, और 40,000 शेयर्स उनके रिजेक्ट हो गए। तो एप्लीकेशन मनी 80,000 शेयर का भेजा था, तो ये 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी उनका एक्सेस हो गया। अब इस एप्लीकेशन मनी को आप जानते हो प्रोराटा अलॉटमेंट इन लोगों को किया जाता है, उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी कभी वापस नहीं करती, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ शेयर्स तो अलॉट किए हैं और उस पर आगे भी अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी लेना ही है, तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है इसको आगे के कॉल में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है और उसमें से अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है और क्या आगे के कॉल में भी कुछ एडजस्ट हो सकता है। अब ये देखने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है। 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, 40,000 रुपीज़ नहीं, 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, तो उसका अमाउंट कितना होगा। अब देखिए एप्लीकेशन मनी पर शेयर है ₹2, तो 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हो गया 40,000 रुपीज़ इंटू ₹2, 40,000 शेयर्स इंटू ₹2, मतलब 80,000 इनका एप्लीकेशन मनी एक्सेस है। अब वो 80,000 हम पहले देखेंगे अलॉटमेंट में पूरा एडजस्ट होता है या कुछ बचता है जो आगे के कॉल में भी एडजस्ट किया जा सकता है। अब ये देखने के लिए पहले देखना होगा कि अलॉटमेंट पे इस कैटेगरी के लोगों पर कितना अमाउंट ड्यू है, अलॉटमेंट का कितना अमाउंट ड्यू है। इस कैटेगरी के लोगों को ऑनली 40,000 शेयर्स अलॉट किया कंपनी और अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹2, तो 40,000 शेयर्स इंटू ₹2, 80,000 इस कैटेगरी के शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है। और देखिए उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी 80,000 है, क्योंकि उन्होंने जितने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी भेजा था, जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसके 50% ही कंपनी ने अलॉट किए, जिसकी वजह से ये हुआ कि जितना एप्लीकेशन मनी उनका एक्सेस है उतना ही अलॉटमेंट मनी उन पर ड्यू है। हमने पहले ही देखा उनका 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस है, एप्लीकेशन मनी पर शेयर था ₹2। और एक खास चीज और है, इन पे जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू है उतना ही इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी होने का एक कारण और ये भी है कि एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी पर शेयर ₹2 है। एप्लीकेशन मनी भी पर शेयर ₹2 है, अलॉटमेंट मनी भी पर शेयर ₹2 है, मतलब दोनों एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी का अमाउंट समान है। इसलिए भी ये हो रहा है कि इनका जितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उतना ही इनके ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू भी हो रहा है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी इनका था 80,000 और अलॉटमेंट पे इन पे जो अमाउंट ड्यू हो रहा है वो भी है 80,000। तो फिर ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है 80,000 ये अलॉटमेंट में पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। इनके ऊपर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है 80,000, ऐसा समझ लीजिए वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी से पूरा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये 80,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट, अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे। उनके पर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है इसमें ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी 80,000 एडजस्ट कर देंगे। अब इससे ये होगा कि इस कैटेगरी के लोगों से तो कोई अलॉटमेंट मनी लेना बाकी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर अलॉटमेंट मनी ड्यू भी हो रहा था 80,000 और उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी था 80,000। वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 80,000 हमने उनके ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट अमाउंट में एडजस्ट कर दिया। अब उन पे अलॉटमेंट मनी ड्यू भी 80,000 हो रहा था और एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी एक्सेक्टली 80,000 था। तो ऐसा मान लीजिए कि उन पे जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था 80,000 वो पूरा उनके एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया, ठीक है। अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी पूरा एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट मनी पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया। ना अलॉटमेंट मनी उनसे लेना बाकी है, ना उनका अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी कुछ बकाया है जो आगे के कॉल में एडजस्ट होगा। तो हम यहाँ अब कंपनी ने कुछ शेयर होल्डर को कैटेगरी सी में रखा।
कैटेगरी सी में कंपनी ने 4000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा है, और ये ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको कंपनी ने टोटली रिजेक्ट कर दिया, एक भी शेयर नहीं दिया, आउटराइटली रिजेक्शन। अब इनका नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड था 4000, और इनको कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, नील, जीरो। इनके सारे जितने अप्लाई किए थे 4000 उतने के उतने शेयर रिजेक्ट कर दिए गए। तो हमने नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के कॉलम में लिखा 4000, नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम, नंबर ऑफ शेयर रिजेक्ट के कॉलम में 4000। अब क्योंकि इनको एक भी शेयर नहीं दिया, इन्होंने 4000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी भेजा होगा और इनको एक भी शेयर नहीं दिया, इनका सारा इनका एप्लीकेशन को आउटराइटली रिजेक्ट किया, तो इनका जो एप्लीकेशन मनी था 4000 शेयर्स का, वो कंपनी पूरा इनको रिफंड करेगी। अब एप्लीकेशन मनी इनका 4000 शेयर्स का होगा कितना? पर शेयर एप्लीकेशन मनी था ₹2, तो 4000 शेयर्स का हो गया 4000 इंटू ₹2, 8000। ये 8000 कंपनी रिफंड करेगी, तो उसको अमाउंट रिफंडेड के कॉलम में लिख देंगे। अब ये टेबल आपका तैयार हो गया। देखिए, आपके कंपनी के पास टोटल 1,44,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे। इसमें से 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को कंपनी ने फुल अलॉटमेंट कर दिया था, 80,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को प्रोराटा अलॉटमेंट किया था। मतलब 60,000 शेयर्स के एप्लीकेशन और 80,000 शेयर्स के एप्लीकेशन कंपनी ने अटेंड कर दिया 1,44,000 में से। तो 60,000 और 80,000, 1,40,000 शेयर्स के एप्लीकेशन कंपनी ने अटेंड कर लिए थे, भले उनको सबको पूरे शेयर दिए या ना दिए हो। उसमें से 80,000 शेयर्स के 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को फुल अलॉटमेंट कर दिया था, जितने मांगे उतने पूरे दे दिए थे, और 80,000 शेयर्स को ओनली 50% दिए थे, जो भी है। लेकिन एप्लीकेशन ये 60,000 शेयर के भी कंसीडर हो गए, 80,000 शेयर के भी अटेंड कर लिए गए, ठीक है। तो टोटल 1,60,000 प्लस 80,000, 1,40,000 शेयर्स के एप्लीकेशन हम ऐसा कहेंगे कि कंपनी ने अटेंड कर लिए थे, डील कर लिए थे। अब 1,44,000 शेयर में से 1,40,000 शेयर्स के एप्लीकेशन डील होने के बाद 4,000 शेयर्स के एप्लीकेशन लगाए थे। लेकिन ये 4,000 शेयर्स के एप्लीकेंट देने के लिए कंपनी के पास शेयर कहाँ बचे? देखिए, कंपनी के पास कुल मिला के 1 लाख शेयर थे। 60,000 शेयर्स तो ये कैटेगरी ए वालों को ही दे दिए, इन्होंने मांगे थे 60,000, इनको दे भी दिए 60,000। बचे हुए 40,000 शेयर से कैटेगरी बी वालों को दे दिए। 60,000 प्लस 40,000, कंपनी के 1 लाख शेयर्स पूरे ये दो ही कैटेगरी के लोगों को देने में खत्म हो चुके थे। इसलिए बचे हुए 4,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट थे उनको देने के लिए शेयर्स ही नहीं थे, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप इस कॉलम के टोटल करेंगे तो पाएंगे कि इस कॉलम की टोटल ठीक उतनी है जितने शेयर्स के लिए कंपनी के पास कुल मिला के एप्लीकेशन आए थे 1,44,000। और इस कॉलम के टोटल करेंगे वर्टिकल टोटल, तो यहाँ रही 1 लाख। मतलब जितने शेयर्स कंपनी के पास थे इशू करने के लिए, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए, और इस कॉलम की टोटल आ रही है वर्टिकल 44,000। ये आप नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के कॉलम की वर्टिकल टोटल 1 लाख और नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड के कॉलम की वर्टिकल टोटल 44,000, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के कॉलम की वर्टिकल टोटल के इक्वल होना चाहिए, और वो हो रहा है। देखिए, ये 1 लाख प्लस 44,000, 1,44,000, जो कि इस नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के टोटल कॉलम की वर्टिकल टोटल के इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद ये अमाउंट रिफंडेड के कॉलम की जो टोटल है 8,000, ये बता रही है कि कंपनी को 8,000 रुपीज़ कुछ लोगों का रिफंड करना है एप्लीकेशन में, और ये अमाउंट एडजस्टेड के कॉलम में अलॉटमेंट वाले कॉलम की जो टोटल है 80,000। ये 80,000 कंपनी, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है प्रोराटा कैटेगरी वालों का, जिनको कंपनी ने प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किया। ये कैटेगरी इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, जिसको कंपनी अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक टेबल तैयार हो गया, जो ये बता रहा है कि 1,44,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आया है, इसका डिस्पोजल कितना होगा। अब देखिए, इसमें से ये जो 1 लाख शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं, ठीक, ये 1 लाख शेयर्स कुल मिला के कंपनी ने अलॉट किए,
इनका जो एप्लीकेशन मनी है ₹2 पर शेयर के हिसाब से वो 2 लाख, ये कंपनी का शेयर कैपिटल बन जाएगा। मतलब और भी इसके बाद और भी अलॉटमेंट मनी भी आएगा, वो भी शेयर कैपिटल बनेगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मनी आएगा, वो भी शेयर कैपिटल बनेगा। लेकिन अभी जो एप्लीकेशन मनी आएगा 1,44,000 शेयर्स का, उसमें से 2 लाख रुपीस कंपनी का शेयर कैपिटल बन जाएगा। मतलब ये तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये 80,000 जो है ये वापस कर दिया जाएगा, ये जिनके शेयर्स रिजेक्ट कर दिए उनका है, सॉरी 80,000 नहीं 8,000, ये 8,000 वापस कर दिया जाएगा, ये जिनके शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए उनका है। और ये 80,000 जो है इसको कंपनी अलॉटमेंट अमाउंट में एडजस्ट कर देगी। मतलब इसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, ठीक है। क्योंकि ये प्रोराटा कैटेगरी वालों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो उन पर हो रहे अलॉटमेंट मनी के ड्यू अमाउंट में एडजस्ट करना है, ठीक है। अभी आप तैयार टेबल देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, कैटेगरी ए, ये कॉलम्स भी मैं बता दूँ, ये कैटेगरी है, ये नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ये नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, ये नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड, ये अमाउंट रिफंडेड। ये अमाउंट एडजस्टेड के 2 कॉलम्स हैं, एक अलॉटमेंट, दूसरा कॉल सेटलमेंट। ये कैटेगरी ए, इस कैटेगरी में कंपनी ने 60,000 शेयर्स एप्लीकेंट को रखा है। उन लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसलिए उनके नंबर ऑफ शेयर अप्लाई के कॉलम में लिख दिया 60,000। कंपनी ने उनको फुल अलॉटमेंट किए, मतलब जितने शेयर के लिए अप्लाई किए उतने दे दी, तो उनका नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड भी है 60,000। तो उनका कोई एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है जो रिफंड करना पड़े, आगे के कॉल्स में एडजस्ट करना पड़े। ये कैटेगरी बी, इसमें कंपनी ने 80,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को रखा है जिनको 50% भी शेयर अलॉट किए, प्रोराटा। मतलब उन्होंने अप्लाई किया था 80,000 शेयर्स के लिए, उनको दिए गए 40,000 शेयर। उनका 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ₹80,000 एक्सेस हो गया था, जो उनके ऊपर ड्यू होने वाले अलॉटमेंट अमाउंट में एडजस्ट किया जा रहा है। और बचे हुए 4,000 शेयर्स के एप्लीकेंट जो है, जिनको कंपनी ने कैटेगरी सी में रखा, उनको देने के लिए कंपनी के पास शेयर बचे ही नहीं, उनको एक भी शेयर नहीं दिया। उनके 4,000 शेयर्स के एप्लीकेशन आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए गए। इसके यहाँ लिखा है नंबर ऑफ शेयर रिजेक्टेड 4,000। और उनका 4,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन उन्होंने भेजा था 8,000, वो कंपनी रिफंड कर देगी, ठीक है। अब इसके बाद हम एंट्री शुरू करते हैं। देखिए और ये 1 लाख शेयर्स तो कंपनी ने अलॉट किए हैं, इनका एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर के अनुसार 1 लाख इंटू ₹2, 1 लाख इंटू ₹2, 2 लाख रुपीस ये कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। अब इस टेबल को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और हम एंट्री शुरू करेंगे। ये इस टेबल को आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं कुछ समय देता हूँ आपको, आप कॉपी कर लीजिए इसको। इस तरह का टेबल जब भी कंपनी मिक्स अलॉटमेंट करती है तो वर्किंग नोट में बनाना आवश्यक होता है। ये टेबल बनाए बिना आप ये तय नहीं कर सकेंगे कि एप्लीकेशन मनी जो आया है कंपनी के पास, उसमें का कितना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, कितना अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा और कितना रिफंड किया जाएगा। ये तय करने के लिए इस तरह का टेबल बनाना आवश्यक है वर्किंग नोट में। अभी हमने टेबल यहाँ पे बना लिया। अब
हम आगे एंट्री शुरू करेंगे। देखिए जर्नल एंट्रीज के कॉलम बन गए। पर्टिकुलर्स अमाउंट के कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, एक डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है, अब आप जानते हो कि जब एप्लीकेशन मनी आता है शेयर होल्डर की तरफ से कंपनी के बैंक अकाउंट में, तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आया है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब मैंने बता चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में कि इस एंट्री का अमाउंट कैसा कैलकुलेट किया जाता है। नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। यहाँ कंपनी के पास 1,44,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है, मतलब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 1,44,000 और एप्लीकेशन मनी पर शेयर है ₹2। तो फिर 1,44,000 शेयर्स इंटू ₹2 वो हो रहा है 2,88,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,88,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,88,000। ठीक है, अब ये हो गई एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने की। अब इस एप्लीकेशन मनी का जो डिस्पोजल होगा इसमें से, क्योंकि एप्लीकेशन मनी ये जो आया है 2,88,000, ये इंटायर 2,88,000 यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, जिसको हमने अभी यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है। ये इंटायर 2,88,000 यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इसलिए नहीं ट्रांसफर हो सकता कि ये 1,44,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है, इशू और सब्सक्राइब हो गया था। ये एप्लीकेशन मनी 1,44,000 शेयर्स का, कंपनी 1,44,000 शेयर्स इशू ही नहीं कर रही है। आप देख चुके हैं टेबल में, क्वेश्चन में भी लिखा है कंपनी ने केवल 1,00,000 शेयर्स इशू किए, यानी 1,00,000 शेयर्स अलॉट किए, तो 1,00,000 का ही एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये पूरा 2,88,000 नहीं हो सकता। इसमें कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी है जो प्रोराटा कैटेगरी वालों का था, वो आप देख चुके टेबल में। उसको तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, उसको तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। और जो 4,000 शेयर्स के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए थे, उनका भी एप्लीकेशन मनी ₹8,000 इसमें इंक्लूड है, जो कंपनी वापस लौटा देगी जिसका है उससे, वो भी इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं है। तो ये पूरा 2,88,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता, और इसलिए हमने वो टेबल बनाया था कि इसमें से कितना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, कितना रिफंड करेंगे, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट करेंगे, सारी जानकारी वो टेबल दे रहा है। ठीक है, तो अब हम उस टेबल को ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन मनी के डिस्पोजल की एंट्री करते हैं। ठीक है, अब वो कैसी होती है? आप पहले एंट्री में जितने अमाउंट से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया, उतने अमाउंट से उसको आप डेबिट कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
2,88,000 जितने अमाउंट से यहाँ क्रेडिट किया था उतने अमाउंट से सेकंड एंट्री में से डेबिट कर दिया। अब हम टेबल देख चुके हैं कि इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा। कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है, अलॉट कर रही है 1 लाख शेयर्स, केवल उतने शेयर का एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और वो 2 लाख हो रहा था, हम टेबल में देख चुके क्योंकि एप्लीकेशन मनी पर शेयर ₹2, तो 1 लाख शेयर्स इंटू ₹2, 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। और हमारा टेबल बता रहा है कि 80,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कैटेगरी बी का प्रोराटा अलॉटमेंट जिनको हुआ है उसको हम अभी से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कि उसको अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हो रहा है उस पर उसमें एडजस्ट करना है, तो उसको हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में अभी से क्रेडिट किए करते हैं। ठीक है, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 और कैटेगरी सी जिसमें 4,000 शेयर्स के एप्लीकेंट हैं जिनके एप्लीकेशन कंपनी ने टोटली रिजेक्ट कर दी, उनका 4,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ₹8,000 वापस किया जाना है। वो भी आपका टेबल बता रहा है कि 8,000 रिफंड करना है। वो जब रिफंड किया जाएगा तो वो कहाँ क्रेडिट होगा? कंपनी के बैंक अकाउंट में से वो जा रहा है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। जब एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में आया था तो एंटायर 2,88,000 बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया था, इसमें से अब 8,000 वापस किया जाएगा तो फिर वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, उसको हम 2 बैंक अकाउंट के नाम से आप क्रेडिट करें 8,000। देखो आप कंप्लीट एंट्री कैसी होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 2,88,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000, टू बैंक अकाउंट 8,000। तो देखिए ये टैली भी हो गया डेबिट क्रेडिट। तो ये हो गए एप्लीकेशन मनी के डिस्पोजल की एंट्री। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री। आप जानते हैं कैसी होती है वो एंट्री। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि अलॉटमेंट मनी में किसी भी प्रकार का प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, अदरवाइज फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इस प्रकार की एंट्री। पर यहाँ अलॉटमेंट मनी में किसी प्रकार का प्रीमियम इंक्लूड न होने के कारण, क्योंकि शेयर प्रीमियम पे इशूड ही नहीं है, शेयर एट पार इशू किए गए, तो ऐसे केस में तो फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऐसी एंट्री होती है। तो वो एंट्री मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस एंट्री का अमाउंट कितना होगा? जितना अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। आप कंपनी ने केवल 1 लाख शेयर्स इशू किए और 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है ₹2 पर शेयर के हिसाब से 2 लाख, क्योंकि अलॉटमेंट मनी भी ₹2 पर शेयर, तो 1 लाख शेयर्स इंटू ₹2 लाख इस एंट्री का अमाउंट हो रहा है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए, अलॉटमेंट मनी के ड्यू होने तक की एंट्रीज हो गई। एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने से लेकर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब अलॉटमेंट मनी ड्यू होने तक की एंट्रीज हो गई। अब एक बार देख लीजिए इसको। बैंक अकाउंट डेबिट 2,88,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,88,000, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,88,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000, टू बैंक अकाउंट 8,000, एंड देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। चलिए, अब अलॉटमेंट मनी ड्यू होने तक की एंट्रीज हो गई थी। अब जब बैंक में अलॉटमेंट मनी आया तब एंट्री कैसी होगी?
अब उस समय एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसका अमाउंट कौन सा होता है? अलॉटमेंट का एक्चुअली जितना अमाउंट बैंक अकाउंट में उस समय आएगा उतने अमाउंट से इक्विटी बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। चलिए वो एंट्री भी मैं आपके साथ कर देता हूँ। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का मनी जब बैंक अकाउंट में आ रहा है तो कितना आ रहा है? देखिए अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट ड्यू था शेयर होल्डर पे 2 लाख, लेकिन अब वहाँ लिखा है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास में 3000 शेयर्स है उसने जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगाया तब अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, मतलब बाकी के शेयर होल्डर ने जब कंपनी के बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी पे किया तब इसने नहीं किया। इसका मतलब जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आया तब इसके 3000 शेयर्स का नहीं आया, इसने बाद में फर्स्ट कॉल मनी पे करते समय अपने शेयर का अलॉटमेंट मनी पे। तो अभी जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आ रहा है तब इसके 3000 शेयर्स का नहीं आ रहा, मतलब इसके 3000 शेयर्स का जितना अमाउंट बनता है अलॉटमेंट का उतना अमाउंट कम आ रहा है। अब देखिए सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा था 2 लाख, इसमें से इसके 3000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी अभी नहीं आया। अब 3000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी कितना होगा? 3000 शेयर्स इंटू रुपीज 6000, तो 2 लाख रुपीज जो ड्यू था सारे शेयर होल्डर, अब उसमें से इसका 6000 नहीं आया। लेकिन एक चीज और है, अब जो प्रोराटा कैटेगरी के शेयर होल्डर्स है इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 80,000 पहले से इन पर जो अमाउंट ड्यू हो रहा था अलॉटमेंट का उसमें एडजस्ट कर दिया गया, मतलब वो 80,000 भी पहले से अलॉटमेंट मनी में का समझ लीजिए रुपीज 80,000 ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया था, तो वो भी नहीं आने वाला था। तो टोटल सारे शेयर होल्डर पे भले 2 लाख ड्यू हो रहा था अलॉटमेंट मनी, पर उसमें से 80,000 वो प्रोराटा कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी पहले से एडजस्टेड था, वो तो अब आना नहीं था। ठीक है, तो केवल 2 लाख में से 80,000 माइनस करके वो 80,000 तो समझ लो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो गया था उतना अलॉटमेंट मनी, तो फिर 2 लाख में से 80,000 तो ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी से रिकवर हो चुका था, तो अब नहीं आने वाला था। अब 2 लाख में से 80,000 माइनस करके ओनली 1,20,000 आना बकाया था शेयर होल्डर पे, और उस 1,20,000 में से इस शेयर होल्डर का 3,000 शेयर्स का 6,000 नहीं आया, तो फिर बैंक अकाउंट में केवल 1,14,000 आया। ठीक है, बैंक अकाउंट में केवल 1,14,000 आया क्योंकि सारे शेयर होल्डर पे वैसे 2 लाख ड्यू हो रहा था, लेकिन उसमें से ऐसा मान लीजिए कि प्रोराटा कैटेगरी वालों का एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो था वो अलॉटमेंट अमाउंट में एडजस्ट किए जाने के कारण जो 2 लाख रुपीज जो अलॉटमेंट का ड्यू हो रहा था सारे शेयर होल्डर पे, उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी के कारण 80,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, तो फिर केवल 1,20,000 ही आना बाकी था, उसमें से इस शेयर होल्डर का 6,000 नहीं आया, इसके 3,000 शेयर्स का, तो फिर ओनली 1,20,000 माइनस 6,000 1,14,000 ही बैंक अकाउंट में आया। तो जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आया केवल 1,14,000 आया, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करके केवल 1,14,000 और जितना अमाउंट बैंक अकाउंट में आया है उतने अमाउंट से हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को अभी क्रेडिट भी करेंगे 1,14,000। ठीक है,
1,94,000 और हमने उसको ड्यू की एंट्री में डेबिट किया था 2 लाख से। अब उसके वो डेबिट हुआ 2 लाख से और क्रेडिट हुआ 1,94,000 से, क्योंकि 2 बार क्रेडिट हो चुका है, एक बार 80,000 से और 1,14,000 से, तो टोटल क्रेडिट हो चुका 1,94,000 से और वो डेबिट हुआ था 2 लाख से। अकाउंट तो क्लोज नहीं हुआ क्योंकि डेबिट हुआ 2 लाख से और क्रेडिट हुआ टोटल 1,94,000 से। 6,000 का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, वो 6,000 इसी शेयर होल्डर का है जिसने अपने 3,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी अभी भेजा, वो वहाँ बैलेंस दिख रहा है। अब ये एंट्री करते समय हमने ऐसा माना था कि कंपनी कोई कॉल्सिनियस अकाउंट मेंटेन नहीं करती, पर यदि कंपनी कॉल्सिनियस अकाउंट मेंटेन करती है तो फिर अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होगी, वो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ। अल्टरनेटिव एंट्री देखिए, उस एंट्री में भी बैंक अकाउंट तो इतने अमाउंट से डेबिट होगा जितना बैंक में अलॉटमेंट मनी उस समय आया है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,14,000, पर वो जो 6,000 अनपेड है उसको कॉल्सिनियस अकाउंट में डेबिट करना होगा, तो फिर हम कॉल्सिनियस अकाउंट को डेबिट करते हैं 6,000 बैंक अकाउंट डेबिट 1,14,000, कॉल्सिनियस अकाउंट डेबिट 6,000 और ऐसे केस में फिर हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को टोटल 1,20,000 से क्रेडिट करेंगे। वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। अब अगर आप इस एंट्री के दृष्टि से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की पोजीशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसको ड्यू की एंट्री में हमने 2 लाख से डेबिट किया था और उसको एप्लीकेशन मनी के डिस्पोजल वाली सेकंड एंट्री में ऑलरेडी पहले ही हमने 80,000 से क्रेडिट कर दिया था एक्सेस एप्लीकेशन, तो वो पहले 80,000 से क्रेडिट हो चुका था और अब 1,20,000 से क्रेडिट हुआ इस एंट्री में। फिर इस एंट्री को इग्नोर करना होगा क्योंकि ये और ये अल्टरनेटिव एंट्री है, या तो ये एंट्री होगी, अगर कंपनी कॉल्सिनियस अकाउंट मेंटेन नहीं करती है तो ये होगी, और कॉल्सिनियस अकाउंट मेंटेन करती है तो ये होगी। तो आप इससे कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ड्यू की एंट्री में इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने 2 लाख से डेबिट किया और वो पहले सेकंड एंट्री में ऑलरेडी 80,000 से क्रेडिट हो चुका था और अब 1,20,000 से क्रेडिट हुआ, तो उसके क्रेडिट साइड में भी पहले 80,000 आ गया, अब 1,20,000 आ गया, तो टोटल वहाँ पे क्रेडिट भी हो गया 2 लाख, 80,000 प्लस 1,20,000 और उसको ड्यू की एंट्री में डेबिट किया 2 लाख से। ड्यू की एंट्री में डेबिट हुआ 2 लाख से और उसके क्रेडिट साइड के टोटल भी हो गई 2 लाख, तो वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के दोनों साइड की टोटल इक्वल हो गई, वो क्लोज हो गया। वो कोई बैलेंस नहीं बता, पर मैं पहले भी बता चुका हूँ ऐसे कई केसेस में कि वो बैलेंस नहीं बता रहा, वो इक्वल, उसके दोनों साइड के टोटल इक्वल हो गई, वो क्लोज हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अलॉटमेंट मनी पूरा आ गया। 6,000 अलॉटमेंट मनी एक शेयर होल्डर का अनपेड है, मगर उसको हम कॉल्सिनियस अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, ये देखिए कॉल्सिनियस अकाउंट डेबिट कर चुके हैं, इसलिए वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा क्लोज हो गया है, क्योंकि उसमें जो बैलेंस दिखना चाहिए था 6,000 वो कॉल्सिनियस अकाउंट में ट्रांसफर। चलिए, ये अलॉटमेंट मनी के बैंक अकाउंट में आने की दोनों तरह की एंट्रीज हो गई। यदि कंपनी कॉल्सिनियस अकाउंट मेंटेन करती है तब कैसे होगी और यदि नहीं करती है तब कैसे होगी। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री, और फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री कैसी होती है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल पर शेयर होल्डर पे ड्यू होता है वो इसका अमाउंट होगा। अब देखिए फर्स्ट कॉल पे भी ₹2 पर शेयर होगा और कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए तो 1 लाख शेयर इंटू ₹2 लाख, इसका भी अमाउंट हो रहा है 2 लाख। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, ये फर्स्ट कॉल मनी के ड्यू होने की एंट्री हो गई। अब फर्स्ट कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा तब कैसी एंट्री होगी?
देखिए, मैं अब आगे के इंटरेस्ट के लिए इनको मिटा देता हूँ। ये इंटरेस्ट स्क्रीन पे दी गई है आपके रेडी रेफरेंस के लिए, आप वहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और कितने अमाउंट से डेबिट होगा? फर्स्ट कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आता है उस समय एक्चुअली कैश जितना आएगा शेयर होल्डर की तरफ से उतने अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ सारे शेयर होल्डर पे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो रखा 2 लाख, और किसी भी शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया, किसी का फर्स्ट कॉल मनी अनपेड है ऐसा कहीं नहीं लिखा है, बल्कि वो शेयर होल्डर जिसके पास 3000 शेयर्स थे और जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया था, जब कंपनी ने अलॉटमेंट मनी मंगवाया तब उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया था, उसने भी बाद में अपना फर्स्ट कॉल मनी तो पे किया ही, साथ में जो अलॉटमेंट मनी उसका एड्रेस पे था वो भी फर्स्ट कॉल के साथ उसने दे दिया। जब फर्स्ट कॉल का मनी पे किया तो उस पर जो अलॉटमेंट मनी ड्यू था, जो बचा था, आया नहीं था, वो भी उसने साथ में पे कर दिया। तो एक बात तो तय है कि फर्स्ट कॉल मनी तो सभी की तरफ से आया, और वो 2 लाख ड्यू था, इसका मतलब 2 लाख पूरा आ गया। लेकिन ये जिसका अलॉटमेंट मनी नहीं आया था 6000 रुपीज़, 3000 शेयर्स था, वो भी जब फर्स्ट कॉल मनी आया बैंक अकाउंट में तो वो भी आ गया साथ में, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल मनी पे करते समय अपना अलॉटमेंट मनी 6000 बैंक अकाउंट में भर दिया कंपनी। तो फिर फर्स्ट कॉल का 2 लाख जो ड्यू हो रहा था वो तो आया ही पूरा बैंक अकाउंट में, साथ में इसका जो अलॉटमेंट मनी पहले नहीं आया था 6000 वो भी आ गया। तो फिर उस समय बैंक अकाउंट में तो टोटल 2,06,000 रुपीज़ कैश आते हैं, तो हम बैंक अकाउंट को तो 2,06,000 से डेबिट करेंगे। जितना कैश आ रहा है, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो या अलॉटमेंट का हो, वहाँ बैंक अकाउंट में तो कैश आने जितना कैश आ रहा है उससे डेबिट कर देना, वो फर्स्ट कॉल का है अलॉटमेंट का है, इससे कोई मतलब नहीं। बैंक अकाउंट तो टोटल 2,06,000 से डेबिट होगा। लेकिन आप इसमें से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में तो केवल 2 लाख ही क्रेडिट होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉल का तो 2 लाख ही है। तो हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को जब क्रेडिट करेंगे तो ऑनली 2 लाख से करेंगे। तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख, और वो जो 6,000 है, ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो 2,06,000 आया, लेकिन उसमें फर्स्ट कॉल का तो केवल 2 लाख था जिसको हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में क्रेडिट कर दिया, और वो 6,000 जो ज़्यादा आया वो अलॉटमेंट मनी है एक शेयर होल्डर का, जिसके पास 3,000 शेयर्स है और जिसने अलॉटमेंट मनी कंपनी ने मांगा उस समय नहीं पे किया था, उस समय नहीं भेजा था, अब भेजा है, वो 6,000 है। तो उसे क्या करेंगे हम? अब यदि कंपनी हमने जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आया था तो 2 दृष्टिकोण से एंट्री की थी। एक एंट्री ऐसा मान के की थी पहले कि कंपनी कोई शेयर कोई पॉलिसी निवेश अकाउंट मेंटेन नहीं करती, तो मैंने उस समय आपको समझाया था कि यदि कोई कंपनी कोई पॉलिसी निवेश अकाउंट मेंटेन नहीं करती है तो फिर उस समय कंपनी का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000 का डेबिट बैलेंस बता रहा था। वो उसकी डेबिट साइड की टोटल 6,000 से ज़्यादा थी, ये मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, ठीक है। अब उसके डेबिट साइड की टोटल 6,000 से ज़्यादा थी, मतलब वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा था 6,000 से। अब वो 6,000 आ गया और ये बैंक अकाउंट में डेबिटेड है, इसमें शामिल है, तो फिर अब वो 6,000 में रिकवर हो चुका, अब कोई बैलेंस नहीं दिखना चाहिए अलॉटमेंट अकाउंट में। तो वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो पहले 6,000 का डेबिट बैलेंस दिखा रहा था वो अब क्लोज हो जाना चाहिए। इसके लिए वहाँ अगर पहले 6,000 डेबिट बैलेंस दिख रहा था तो आप उसको 6,000 से वापस क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस बता रहा है, लेकिन वो डेबिट बैलेंस वो 6,000 था जो अनपेड था वो भी आ चुका है, तो फिर वो अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। और उसका क्लोज होने का तरीका ये है कि वो अगर 6,000 का डेबिट बैलेंस बता रहा था तो आप उसको 6,000 से क्रेडिट कर दो ताकि उसके दोनों साइड इक्वल हो जाए, क्योंकि आप दोनों साइड इक्वल करके उसको क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि बचा हुआ 6,000 में अलॉटमेंट का आ गया, वो अलॉटमेंट मनी किसी पे पर आना बाकी नहीं। तो हम वो 6,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000 का अभी भी डेबिट बैलेंस बता रहा है, उसको क्लोज करने के लिए उसको 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में
कॉल का था उसको हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में क्रेडिट कर दिया, और 6000 अलॉटमेंट का बकाया अमाउंट है, तो एक शेयर होल्डर का इरेस में वो हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट कर दिया। लेकिन ये हमने यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते समय हमने ऐसा सोचा कि कंपनी ने कोई कॉन्सिडरेशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया, और ये अनपेड 6000 अलॉटमेंट मनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा था, जैसा मैं पहले पूरा क्लियर कर चुका हूँ, और वो वहाँ डेबिट बैलेंस दिख रहा था, लेकिन अब वो भी रिकॉर्ड हो गया है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज होना चाहिए। तो ये 6000 यदि वहाँ डेबिट बैलेंस दिख रहा था तो आप उसको 6000 से उस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा ताकि क्लोज हो जाए, इसलिए हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 6000 से क्रेडिट कर दिया। पर मैंने अल्टरनेटिव एंट्री भी करवाई थी, और उस अल्टरनेटिव एंट्री में हमने देखा था कि वहाँ बैंक अकाउंट तो उतने अमाउंट से डेबिट हुआ था, कितना 1,14,000, लेकिन ये अनपेड अलॉटमेंट मनी हमने कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिट कर दिया, और 6,000 रुपीज़ कॉल से निवेश में डेबिट कर दिया था। तो उस केस में आपने देखा था कि उस केस में अगर आप देखेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कोई बैलेंस बता ही नहीं रहा था, वो भी मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, उसका भी कैलकुलेशन स्पष्ट कर चुका कि यदि ये 6,000 अनपेड मनी कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका था तो फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो गया था, उसमें कोई बैलेंस नहीं दिख रहा था, और वो 6,000 का अनपेड कॉल से निवेश जो है अनपेड अलॉटमेंट मनी जो है वो कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिट कर दिया गया था, तो वो कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिटेड दिख रहा है, वो कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, अब वो रिकवर हो गया, लेकिन अभी तक वो कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका था और वहाँ डेबिट बैलेंस दिख रहा था। यदि कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन करती है और उस 6,000 को जैसा हमने अल्टरनेटिव एंट्री में कॉल से निवेश में डेबिट किया था, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो 6,000 कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिटेड दिख रहा था, कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा था, और वो 6,000 भी अब रिकवर हो गया, क्योंकि उस शेयर होल्डर ने बाद में फर्स्ट कॉल मनी भरते समय वो 6,000 अलॉटमेंट का जो उस पर बकाया था वो भी भर दिया, वो 6,000 भी अब आ गया, रिकवर हो गया, देखिए इसमें शामिल है, अब इसमें शामिल है, वो रिकवर हो गया, तो फिर वो कॉल से निवेश अकाउंट अब क्लोज होना चाहिए, वो बैलेंस बता रहा है डेबिट बैलेंस 6,000 का, पर वो रिकवरी हो गई है उसकी, तो फिर वो कॉल से निवेश अकाउंट क्लोज होना चाहिए। तो फिर हम अब उस दृष्टि से देखा जाए तो फिर हमें वो कॉल से निवेश अकाउंट में 6,000 क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेबिटेड है कॉल से निवेश अकाउंट, तो फिर अब कॉल से निवेश अकाउंट को 6,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा बजाय इस अकाउंट। तो अल्टरनेटिव एंट्री की दृष्टि से देखते हैं तो फिर इसकी भी अल्टरनेटिव एंट्री होगी। यदि हम ऐसा मानते हैं कि वो 6,000 अनपेड अलॉटमेंट मनी कॉल से निवेश में ट्रांसफर हो चुका था, तो फिर इस एंट्री के भी एक अल्टरनेटिव एंट्री होंगी, जिसमें बैंक अकाउंट को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्टरनेटिव एंट्री। इसमें बैंक अकाउंट तो इतने अमाउंट से डेबिट होगा, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में उतने अमाउंट से क्रेडिट हुआ था जितना ये सैलरी में, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट में उतने अमाउंट से डेबिट होगा जैसे इस एंट्री में हुआ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में उतने अमाउंट से क्रेडिट होगा जैसा यहाँ पे हुआ। बस ये 6,000 जिसको आपने यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट किया था उसे कॉल से निवेश में क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कॉल से निवेश अकाउंट 6,000, ठीक है। तो अब ये इस एंट्री का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया, अब कैसा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट 2,06,000 to equity share first call account 2 lakh to call से निवेश अकाउंट 6,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 2,06,000 to equity share first call account 2 lakh to call से निवेश अकाउंट 6,000, बस 6,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की जगह हमें कॉल से निवेश अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ा। अब ये फर्स्ट कॉल मनी के भी दो दृष्टिकोण से एंट्री, अब इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी भी बैंक अकाउंट में आया, उसकी भी एंट्री हो चुकी। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री, ड्यू की एंट्री कैसी होगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल
एंट्री का अमाउंट उतना ही होगा जितना सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट शेयर होल्डर पे होगा। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और देखिए सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपीज पर शेयर, तो 1 लाख शेयर्स इंटू रुपीज 4 लाख इस एंट्री का अमाउंट होगा। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी सभी शेयर होल्डर का आया भी। कहीं किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया ऐसा कहीं नहीं लिखा है। एक शेयर होल्डर जिसके पास 3000 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट मनी जब कंपनी ने मांगा तब नहीं दिया था, उसने भी बाद में फर्स्ट कॉल मनी जब पे किया तब अपना अलॉटमेंट मनी जो एरिक्स में था वो भी पे कर दिया था, उसका भी सारा हिसाब हो चुका। और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी किसी ने भी ऐसा नहीं है, कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जिसने नहीं पे किया, तो ये पूरा 4 लाख आया है। अब उसके बैंक अकाउंट में आने की एंट्री कैसी होगी वो भी मैं कर देता हूँ, उसको मैं यहीं कर देता हूँ। जब सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी बैंक अकाउंट में आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और अमाउंट इतना ही क्योंकि पूरा अमाउंट आया है, कोई समस्या ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4 लाख। अब आज के इस क्वेश्चन की लगभग सारी जर्नल एंट्रीज हो चुकी है, तो आज का ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर्स में हम और कुछ वैरायटीज लेकर आएंगे, कुछ और नवीनताएं लेकर आएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।